हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना शासन प्रणाली, जो कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान यानी कि भारत की शासन प्रणाली क्या है, इसे भी क्वेश्चन बने हैं। और अदर देश की अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, सबकी शासन प्रणालियों के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे शासन प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में भारत की कौन सी शासन प्रणाली वर्तमान में विद्यमान है। और इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि अमेरिका की शासन प्रणाली क्या है, कनाडा की शासन प्रणाली क्या है, यूएसए की शासन प्रणाली क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि शासन प्रणालियों के बारे में, जिसमें हम लोग संसदीय शासन प्रणाली, अध्यात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली और बहुदलीय शासन प्रणाली, बहुत सारी शासन प्रणालियों के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, अगर टीजीटी, टीपीटी, आईएएस, पीसीएस, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस शार्ट नोट्स के बाद हम लोग शार्ट डिटेल्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे शासन प्रणाली से रिलेटेड। यानी कि अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं आईएएस, पीसीएस, नेट जेआरएफ में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 50 क्वेश्चन। पहले आज की वीडियो में हम लोग शासन प्रणाली से सारे डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि रिलेटेड होगा शासन प्रणाली से। सो प्लीज़, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे जुड़िए आप लोग, और हो सके तो अपने फ्रेंड और ग्रुप्स में इसको शेयर करिए, ताकि उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मेरे वीडियो को उन्हीं लोग देखते होंगे, मुझे पता है, जो सीरियसली किसी सब्जेक्ट को लेके सीरियस होंगे, यानी कि कुछ करना चाहते होंगे, वही इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, तो बाकी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए, अब हाई लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो लो लेवल ऑटोमेटिक आपके पास, आपके हाथों में, आपके मुट्ठी में होगा। इसलिए सेशन से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो ये सेशन जुड़िए। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट मैं 50 करवाऊँगा। इसके बाद आपको शासन प्रणाली से कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो शासन प्रणाली अगर आपको अच्छे ढंग से सीखना है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन हम लोग साल प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हेल्पफुल हुआ आपके लिए शासन प्रणाली का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, राजतंत्र, एक तो राजतंत्र की प्रणाली है, जो कि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में राजतंत्र प्रणाली अपनाया जाता था। मध्यकाल तक जो है राजतंत्र प्रणाली चला था। तो देखिए, अब यहाँ पे राजतंत्र की बात किया जाए, राजतंत्र में क्या होता है, शासन का प्राचीनतम रूप है। ये देखिए, ये सबसे प्राचीन रूप कौन सा होता है, राजतंत्र होता है, जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है, जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकारी के रूप में पद ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में अभी भी महाराजा का पद, जो वहाँ पे औपचारिक, जैसे आपने यहाँ राष्ट्रपति औपचारिक होता है, वहाँ पे इंग्लैंड की महारानी औपचारिक रूप से चुनी जाती हैं। ठीक है, उनका मतलब वंशानुगत वहाँ पे राजा रहते हैं, बट उनका कोई काम नहीं होता। बस जैसे राष्ट्रपति अपने यहाँ है, यानी कि भारत में है राष्ट्रपति, वैसे ही वहाँ पे राजशाही अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये राजतंत्र की एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कहाँ पे है, इंग्लैंड में। अब देखते हैं कुलीन तंत्र में, इसके बाद कुलीन तंत्र आया था। कुलीन तंत्र में क्या होता था, इसको अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तो मतलब कुलीन तंत्र में जो थे, कुछ लोगों के पास सत्ता होती है, जैसे यहाँ पे अनुवंशिक उत्तराधिकारी हुए थे, राजा के पास केवल एक लोग के पास था। कुलीन तंत्र में कुछ चुनिंदा लोगों के पास जो है शासन का संचालन और संचालन शक्तियाँ निहित होती हैं। इसके बाद तानाशाही हम लोग देखते हैं। देखिए, तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र बोलते हैं, या इसको फांसीवाद बोलते हैं, डिक्टेटरशिप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, तानाशाही, इसे या अधिनायक तंत्र या फांसीवादी भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो यह ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो फांसीवाद ऐसा होता है जैसे हिटलर और मुसोलिनी हुए थे। ठीक है, नाथसीवाद और जो नस्लवाद के कट्टर समर्थक थे ये, तो वही जो फांसीवादी, अधिनायकवादी या तानाशाही कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको ये मुसोलिनी और
हिटलर मिलेंगे, ठीक है, फांसीवादी की। तो जिसमें क्या होता है, पूरी सत्ता एक व्यक्ति के पास होती है और वो निरंकुश होता है, वो किसी से बाध्य नहीं होता है, ठीक है, वो किसी से बलपूर्वक कोई भी काम ले सकता है। तो फांसीवादी में ये सिस्टम होता है। अब देखते हैं, इसके बाद आया प्रजातंत्र की व्यवस्था आ गई। प्रजातंत्र में क्या होता है, वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रजातंत्र, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, वर्तमान में ये चल भी रहा है, ठीक है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र जिसको बोल सकते हैं। तो ध्यातव्य प्रजातंत्र वह विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है। अब देखिए, यहाँ सत्ता किस में निहित हो गई, जनता में हो गई, और जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है, यानी कि संप्रभुता जनता में निहित होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक। अब देखिए, अब प्रजातांत्रिक तो चल रही है, इसके कई रूप भी वर्तमान में विद्यमान है। अलग अलग देशों में अलग अलग जो है शासन प्रणालियों को अपनाया गया है। तो इस समय हम लोग क्या देखने वाले हैं, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, ठीक है। तो देखिए, प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतंत्र शासन चल रहा है प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसके कई कई रूप हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, देखिए, संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। अब देखिए, इसमें संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के रूप ही हैं ये लोग। इन शासन प्रणालियों का व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन तो है ही, साथ ही साथ देखिए संसदीय शासन व्यवस्था भी है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अब संसदीय शासन व्यवस्था अपने यहाँ है, इंडिया में है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात की जाए तो अमेरिका यूएसए में है, ठीक है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, संप्रभुता है, जनसंख्या, भूभाग है तथा सरकार या सत्ता। सॉरी, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं, संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सत्ता, या जिसको सरकार भी कह सकते हैं। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। देखिए, किसी भी राज्य का जो है अनिवार्य तत्व माना जाता है संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, यानी कि जब हमारा देश परतंत्र था, यानी कि स्वतंत्र नहीं था, उस समय क्या था, हमारा देश संप्रभु नहीं था, यानी कि जिसके पास खुद की संप्रभुता होगी वही स्वतंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं थी, अब देखिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय शासन के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो देखिए, मैंने बताया ना, भारत में भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी शासन प्रणाली को, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन आपको बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे शार्ट नोट्स पढ़ेंगे, इसके बाद मैं जो 50+ क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सेशन से देखिए, डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप यकीन मानिए, ऐसा सेशन आप अगर कंप्लीट करते हैं, 1 से 2 बार देखते हैं, आपसे शासन प्रणाली से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। बस आप धैर्यपूर्वक पूरा पढ़िए, और इसके बाद जितनी प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके बाद देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने शासन प्रणाली में सारे फैक्ट को जो है कवर किया है, और कहीं से भी आपकी क्वेश्चन रॉन्ग होने की कोई भी संभावना नहीं बनेगी, ठीक है। तो देखते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। अब देखिए, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि जैसे प्रधानमंत्री हुए, नेता, विधायक, ये सब चुने जाते हैं जनता के द्वारा। जी, ये लोकसभा चुनाव होता है, जितने भी विधायक चुने जाते हैं सीधे जनता से ही चुने जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अब इसको भी याद रखिएगा, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को मैंने बताया ये भारत द्वारा अपनाया गया है, इसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात को आप याद रखिएगा, यानी कि केवल संसदीय प्रणाली की जगह पर अगर मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली आ जाता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। इस प्रणाली में संसद विधि द्वारा निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है, यानी कि इस विधि में जो संसद होती है विधि निर्माण की, यानी कि कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन होती है, संसद होती है। लेकिन और संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना जाता है। सर्वोच्च संस्था होती है संसद, ठीक है। कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है, यानी कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका के
कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका के उसके विश्वास की प्राप्ति यानी बहुमत तक रहता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यानी कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता जो है केंद्र और राज्यों में संवैधानिक, यानी कि भारत की जो संपूर्ण शक्ति है केंद्रों के दो पास भी रखी गई है और राज्यों के पास, और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि समवर्ती सूची में डाल दी गई, यानी कि उसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है, ठीक है। और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध ठीक है, भारतीय शासनिक राजनीतिक व्यवस्था के विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य है। और ये देखिए भारत क्या है, अध्यात्मक है, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है, ये संसदीय शासन प्रणाली है, ये बोल सकते हैं। साथ ही साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है, ठीक है। अब देख लेते हैं अध्यात्मक शासन प्रणाली का क्या रोल होता है, ठीक है, जो कि यूएसए में इस शासन प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं। तो देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली को क्या और किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये व्यवस्था कहाँ पे है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ये व्यवस्था अपनाई गई है। समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियाँ किसके पास निहित होती है, ये राष्ट्रपति के पास निहित होती है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास निहित होती है, मंत्रिमंडल के पास जो होती है वो मंत्रिगण में यानी कि संसद के पास, ठीक है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे बता दिया ना, अध्यात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे था कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका जो है वो व्यवस्थापकीय के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पे अध्यात्मक प्रणाली में जो मंत्रीगण होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। और अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है, यानी कि इसकी कार्यकाल जो होता है निश्चित होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकाल निश्चित नहीं होता। अगर जब तक बहुमत है तब तक सरकार है, अगर बहुमत खोया तो फिर पूरे मंत्रीगण को जो है इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो मेन डिफरेंस याद रखिएगा डियर कि अध्यात्मक शासन प्रणाली में जो होता है सरकार का कार्य निश्चित होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्य निश्चित नहीं होता है। अगर वहाँ पे बहुमत नहीं है यानी कि विश्वास मत अगर खो दिए तो वहाँ पे पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, यानी कि पूरी सत्ता जो होती है केंद्रीकृत होती है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है, या मैंने बताया ना राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है, यानी कि अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति चाहे जिसे मंत्री बनाए, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, पार्लियामेंट का हो, जैसे वहाँ पे कोई चुनाव जीता हो या ना हो, उसको भी राष्ट्रपति मंत्री बना सकता है। कहाँ पे, अध्यात्मक शासन प्रणाली में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापकीय की भूमिका नाम मात्र की होती है, और व्यवस्थापकीय की भूमिका नाम मात्र की होती है, जबकि मंत्रियों की नियुक्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति की होती है, जो ये अध्यात्मक शासन प्रणाली का प्रधान माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है, जनता है, और भारत में सत्ता का केंद्र माना गया है कौन है, जनता है, ठीक है। जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है, जो क्या करती है, ये जो किसी भी प्रतिनिधि यानी कि राजनेता का चुनाव करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक के रूप में दर्जा प्राप्त है, और भारत में जो है जो जनप्रतिनिधि हैं यानी कि जो नेतागण हैं वो जनता के सेवक के रूप में
कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में जो है संघ और राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्ट रूप से मूल संविधान में विभाजित किया गया है, जिसमें मैंने बताया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बताए गए हैं। ठीक है, भाग 7 में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को और क्या कहा जा सकता है? इसे परिसंघीय भी कहा जा सकता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी, ब्रिटिश संसद को देखते हैं, ब्रिटिश संसद को क्या कहा जाता है? संसदों की जननी भी कहा जाता है। यानी कि ब्रिटिश संसद यानी कि इंग्लैंड की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया गया है। देखिए, जो ब्रिटेन की संसद है उसको ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनेंगे। अगर आप मेरा वीडियो शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन में जो है लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। ब्रिटेन में लिखित संविधान क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक रूप से कानून बनाए गए हैं, यानी कि संविधान की जो पुनरावलोकन है, व्याख्या करके कानून बना दिया जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों को भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। जैसे भारतीय संविधान को इस तरह भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कैसे राज्यपाल का पद है। अब राज्यपाल का पद जो होता है ये केंद्र में जो सरकार होती है संसद उसी के ही मेंबर जो है चुने जाते हैं राज्यपाल। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये राज्यपाल का पद आपको पता होगा, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अखिल भारतीय सेवाएं जो बनाई जाती हैं और एकल नागरिकता जो दी गई है केवल केंद्र में, मतलब इसमें राज्य का कोई हाथ नहीं होता है एकल नागरिकता से। आपातकालीन प्रावधान में जो है केंद्र के पास सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में जो है केंद्र सशक्त माना जाता है। ये जो है भारतीय संविधान के एकात्मक के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कौन कौन से लक्षण है एकात्मक लक्षण के। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई, एकल नागरिकता हो गया, आपातकालीन प्रावधान हो गया, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक है, जैसे राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं अपेक्षा राज्य के अलावा। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। तो देखिए, भारत एक गणतंत्र है। अगर गणतंत्र किसे कहा जाएगा तो ये सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में कोई एक राष्ट्रपति का पद निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। देखिए, अगर कहीं भी किसी भी राष्ट्र में जो है राष्ट्रपति का पद किसी निर्वाचित व्यक्ति द्वारा आसीन होता है तो वहाँ पे वो गणतंत्र माना जाएगा। याद रखिएगा, किस लिए गणतंत्र है? क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति का पद है जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है, यानी कि इनडायरेक्टली नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं का तत्व पाया जाता है। अभी मैंने बताया ना, भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं। जैसे बताया था, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्य में सभा में असमान वितरण, और ये सारी, और जो राज्यपाल का पद है, ये सब एकात्मक के लक्षण होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो होते हैं यहाँ पे संघात्मक के लक्षण भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। अगर बात किया जाए तो मूलतः बात किया जाए तो भारतीय संविधान जो है क्या है? एक संघात्मक है। अब देखिए केसी वीयर ने क्या कहा, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है इनका। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा? केसी वीयर ने कहा। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है किसने? केसी वीयर ने कहा है। बहुत ही अच्छा। और देखिए जीवी ऑस्टिन ने क्या कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। देखिए भारतीय संविधान ना तो अधिक कठोर है ना तो अधिक लचीला है, यानी कि दोनों के बीच का ये सामंजस्य है।
ठीक है, इसलिए जो है ये एक संतुलन स्थापित करता है। जबकि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का संविधान कठोर होता है। यह कथन केसी वियर का है। केसी वियर ने कहा, क्या कहा? भारतीय संविधान कठोर और अधिक लचीलों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। तो ये केसी वियर का स्टेटमेंट है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, बहुत ही अच्छा इनका भी स्टेटमेंट है। BR अम्बेडकर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा गया है, यानी कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि जो भारत का संविधान है वो संघात्मकता के पूरे मतलब कि संघात्मक रूप से एक ही में नहीं निरूपित किया गया है, यानी कि इससे जो है बनाया गया है। तो इनका स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो पूर्ण रूप से संघात्मक भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा डियर। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये टॉपिक होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग 50+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि किससे संबंधित होगा? शासन प्रणाली से संबंधित होगा। तो इस सेशन को यानी कि शार्ट वीडियो आप देखेंगे तभी जो है मेरा प्रैक्टिस सेशन जो है कर पाएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट IAS PCS टेट सीटेट नेट JRF जो भी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं पॉलिटिकल साइंस से, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप यकीन मानिए। इस सेशन से आप जुड़िए, इसके बाद कहीं भी जाके आप जो है शासन प्रणाली का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इससे बाद कमेंट में कमेंट करिएगा कि आपने जो पढ़ाया था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, यानी कि उससे मैटर नहीं फंस रहा है। तो देखिए ये सेशन अगर आप करते हैं, सॉल्व प्रैक्टिस कर लेते हैं 50+ क्वेश्चन, इसके बाद आप कहीं भी जाइए, किसी भी कोई भी एग्जाम में जाइए, शासन प्रणाली से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप यकीन मानिए 100% करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।